हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़। देखो रिजिड बॉडीज़ के बारे में तो आपको पता है, जिसमें क्या होते हैं आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनका जो भी डिस्टेंस है एक दूसरे से, ठीक है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है, चाहे एक्सटर्नल फोर्स भी आप दे रहे हैं तो ये चेंज नहीं होता, वो होती है रिजिड बॉडी, ठीक है। अब इसमें आपको मोशंस के बारे में भी पता है, जो ट्रांसलेशन मोशन होता है उसमें क्या होता है, अगर ये बॉडी ऐसे स्ट्रेट जा रही है दैट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अगर ये क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपको, जैसे ये है आपके पास, ठीक है, ये अगर ऐसे स्ट्रेट जा रही है इस तरीके से, ये क्या हो गया हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। अगर ये अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रही है इस तरीके से, ऐसे रोटेट कर रही है ये, ठीक है, दैट इज अ रोटेशनल मोशन, ठीक है। और अगर ये आपके पास इस तरीके से रोटेट करती हुई ऐसे आगे चल रही है, दैट इज क्या कॉल्ड रोलिंग मोशन, जिसमें आपका ट्रांसलेशनल भी आता है और जो है रोटेशनल भी आता है। तो यानी कि कोई भी बॉडी है जो मूव कर रही है उसके अंदर हमारा ट्रांसलेशनल भी हो सकता है मोशन, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है उसके अंदर रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, ठीक है, जो कि हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्लियर? जैसे एक और एग्जाम्पल से समझो, जैसे ये है आपके पास, ठीक है, ये अभी क्या है इस तरीके से मूव हो रहा है ऐसे, ठीक है, अभी ये रोटेट होके नहीं जा रहा, ऐसे ही जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अब ये अपने एक्सिस पे ही क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, एक ही जगह रोटेट हो रहा है, समझ रहे हो, जैसे एक व्हील को समझो आप, ये एक जगह ही रोटेट हो रहा है, ये क्या हो गया आपका रोटेशनल मोशन। अब ये क्या हो रहा है, देखो ये मूव होता हुआ इस तरीके से रोटेट होता हुआ आगे जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, रोटेशनल भी है और साथ में क्या है आपके पास इसमें लीनियर, जो हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन भी है, ठीक है। तो यानी कि दोनों का कंबाइंड मोशन क्या है, इसमें रोलिंग मोशन भी है। तो ये आपको पता चल गया मोशन भी इस तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है रिजिड बॉडीज का, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पहले तो ये चीज समझो, जैसे एक नॉर्मल कहानी को समझो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है, ये क्लियर। तो इनका फोर्सेस का जो सम है अगर जीरो है तो हम वो क्या बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, पहली तो ये बात होगी, ठीक है। अब यहां से समझो इस बात को, कहता है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज क्या होती है, रिजिड बॉडी, यहां पर क्या आएगा, रिजिड बॉडी is said to be in equilibrium if both the linear momentum and angular momentum of the rigid body remain constant। देखो आपको पता है जो ट्रांसलेशन मोशन होता है उसमें कौन सी बात होती है, हमारी लीनियर मोमेंटम की, क्योंकि ये तो कहानी आपको पता है ना, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट तो उसको क्या बोलते हैं हम लीनियर मोशन, और अगर पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर रहा है स्ट्रेट, पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ये मूव कर रहा है तो हम इसको बोल देते हैं ट्रांसलेशनल। जैसे हमने कहा था एक पार्टिकल अगर रोटेट हो रहा है किसी एक्सिस के अलोंग इस तरीके से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर एक सिस्टम ऑफ पूरा पार्टिकल एक एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं रोटेशनल मोशन, वो वाली कहानी आपको पता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं कि ट्रांसलेशनल मोशन में किसकी बात होती है, लीनियर मोमेंटम की, और जो रोटेशनल मोशन होता है उसमें किसकी बात होती है, एंगुलर मोमेंटम की, ये सब आपको पता है। तो यहां ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट रहेंगे विद टाइम अगर इक्विलिब्रियम आप चाहते हो। क्लियर है? दोनों, मतलब जैसे हमने कहा ना रोलिंग मोशन हो रहा है तो ऑब्वियस बात है इसमें दोनों ही है, आपका ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है, इस तरीके से आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो मतलब दोनों में क्या है हमारा लीनियर मोमेंटम और जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए विद टाइम, तो इक्विलिब्रियम में होंगी बॉडी, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जब हम बात करेंगे तो हम अलग अलग इसमें दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जो कि कंडीशन में हमारा जो कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की, उसमें दो पार्ट में हम बात करेंगे, एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो जब हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसमें हम बात क्या कहेंगे कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगी बॉडी की वो जीरो होगी। देखो ये कहानी कैसे, आपको पता, ये जो मैंने अभी बताई आपको कहानी कि इधर से फोर्स लगी, इधर से फोर्स लगी, या फिर इधर से एक फोर्स लग रही है या इधर से फोर्स लग रही है, इन सभी फोर्सेस का सम क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो होगी। मैं यहाँ लिखता हूँ एफ एक्सटर्नल क्या होगी, जीरो होगी। और ये आपको पता है तभी जो है लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये हमने प्रूफ भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो कर लो, या फिर आप इस तरीके से लिख दो समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। समेशन ऑफ एफ कैसे कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे मान लो आपके पास ये वाला है हमारे पास F1 और ये वाला क्या है हमारे पास फोर्स F2। क्लियर है? ये क्या है हमारी F1 और F2, और ये क्या हम बात कर रहे हैं कि इसमें F1 प्लस में F2 क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और अगर ये फोर्स भी कंसीडर कर लो इसमें F3 F4 तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी, F3 प्लस में F4, तो इन सब का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यही मतलब है यहाँ पर समेशन का कि ठीक है सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू हमने जीरो लिख दिया। अब आपको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ आपको पता है कि जो एफ एक्सटर्नल होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है।
याद है dp/dt, p क्या होता है इसमें हमारा लीनियर मोमेंटम, और ये क्या हो गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर ये d/dt लग रहा है तो ये क्या हो जाता है रेट ऑफ चेंज। क्लियर है। और एफ एक्सटर्नल अब हमें पता है क्या है हमारी जीरो है, तो इसको जीरो रखेंगे तो dp/dt। तो ये कहानी आपको पता थी कि जब चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर हमारा क्या है जीरो है, तो ऑब्वियस बात है चेंज ही क्या है जीरो है, तो इसका मतलब p क्या है यहाँ पर मोमेंटम लीनियर वाला क्या है कांस्टेंट है। और वैसे भी आपको अगर डिफरेंशिएशन की कहानी पता है, किसी भी चीज़ की डिफरेंशिएशन जैसे हम कहें dx/dt अगर हम कह रहे हैं कि जीरो है, तो इसका मतलब x क्या है वहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसी भी टर्म की जीरो कब होती है, जब वो टर्म क्या हो कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। तो उस चीज़ से भी समझ सकते हो, नहीं तो इस चीज़ से समझो ये क्या है चेंज। अब जब चेंज ही हम कह रहे हैं विद टाइम जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पहले मोमेंटम 10 है, विद टाइम भी मोमेंटम क्या है 10 है, तो चेंज क्या हुआ, चेंज तो कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हो, जैसे हमें पता है ना ये हमारा pf है, ये हमारा pi है, ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम मान लो, ये हमारा फाइनल मोमेंटम मान लो। पहले मोमेंटम 10 था, अब भी मोमेंटम क्या है 10 है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है जीरो है, तो यानी कि मोमेंटम क्या है कांस्टेंट है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि पहले भी 10 था और अब भी 10 है, तो इसका मतलब क्या है कांस्टेंट है लीनियर मोमेंटम, और चेंज क्या हो रहा है उनका जीरो हो रहा है। अगर हम ये देखें ये क्या है चेंज, ठीक है ना, dp क्या है हमारा जीरो है इसमें। क्लियर है इतनी बात, ये समझ में आ रही है, ये पहले भी आपको समझाई गई है बात, ठीक है। अब ये तो कहानी थी कि भाई इसमें हमारा जो डेफिनेशन थी कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो हमने बात कर ली, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। अब देखो जरा, हमें पता है सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू में मास इंटू में एक्सेलरेशन भी होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो ये एक्सटर्नल फोर्स है हमारी, ये तो ज़ीरो है, क्लियर है, एंड यहाँ पर ये ma है, तो हमें यहाँ पर पता है कि मास तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। और एक्सेलरेशन जीरो कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट पे हो, यानी कि जो v है वो जीरो, वेलोसिटी जीरो, या फिर जो v है वो क्या हो कांस्टेंट हो। ये दो कंडीशंस बनती हैं। कैसे बनती है, देखो एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी और माइनस हम क्या करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं v माइनस यू से करता हूँ, ठीक है। तो अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी 5 है और इनिशियल भी क्या है 5 है, और टाइम मान लो 2 सेकंड का हुआ, तो ये क्या आएगा जीरो ही आएगा। 5 - 5 0/2 क्या होगा जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। अगर ये कब की बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। और जब वेलोसिटी जीरो, जब कोई चीज़ रेस्ट पे है, ये तो आपको पता ही है, जब कोई चीज़ रेस्ट पे है तो v जीरो ही हो गया, तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम ही होता है एक्सेलरेशन, तो 0/टाइम मान लो 2 सेकंड, तो ये क्या आएगा, ये भी जीरो आएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो जब है तो हमें बात क्या करनी है कि v = 0, यानी कि वो रेस्ट पे है, ठीक है। और एक्सेलरेशन जीरो में क्या कंडीशन है कि v क्या हो कांस्टेंट हो, तो भी एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो v कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अगर बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी किस में है यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो यही यहाँ पर हमने लिख रखा है कि ये हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो v जीरो या फिर v कांस्टेंट होगा, ठीक है। इट मीन्स व्हेन अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इट विल बी आइदर एट रेस्ट, जब v जीरो होगा, ठीक है, दैट इज v जीरो होगा, और इन यूनिफॉर्म मोशन दैट इज v कांस्टेंट, कि v क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। यही बात आपको बताई। अब जब हमने कही बात यहाँ पर कि ये चीज़ें देखो याद रखना, यहाँ पर एक तो ये एक्सेलरेशन जीरो की कहानी है, ठीक है, और एक इसमें क्या है ये लीनियर मोमेंटम क्या है कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और ये कहानी आपको पता चल गई रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन वाली। तो ये चीज़ मैंने यहाँ भी लिख दी है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बार। ट्रांसलेशनल भी दो पार्ट में चल गया हमारा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर। आगे जो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ये भी 3 पार्ट में है। देखो क्या है, ये बड़े इजी हैं। कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो सिंपल सी कहानी समझो। स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो ये बॉडी क्या है पहले अभी क्या है इक्विलिब्रियम में ही है, ये इस तरीके से समझो, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ इस तरीके से, तो ये देख लो डिस्टर्ब होके भी क्या हो रही है अपनी पोजीशन पे ही है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, अपनी ही क्या है पोजीशन पे है। ये चीज़ क्लियर हो रही है। जैसे ये बॉडी अभी हमने कहा कि पहले इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करते हैं तब भी ये क्या है अपनी उसी पोजीशन पे है, तो ये क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अब इसकी जगह अगर हम बात करें इसकी, ये जैसे मार्कर मैंने यहाँ पर किया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये स्टेबल अभी क्या है ये इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल क्या कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी, ठीक है। अब इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा तो ये बॉडी क्या हुई देख लो
नीचे गिरी, ठीक है, यानी कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, अब ये पोजीशन ये हो गई, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है हमने कि इफ़ अ बॉडी रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया था, रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब, तो वो क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल क्या होता है, इफ अ बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जैसे कि मैंने इसका मार्कर का एग्जांपल दिया आपको, ठीक है जी। तो ये अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में इसको हमने स्लाइटली जो है डिस्टर्ब किया, तो ये क्या हुआ, अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन में तो नहीं आया, ठीक है, आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो इसमें मैं क्या एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे आप मान लो ये बॉल है, एक क्या है, ये एक बॉल है जैसे, ठीक है, ये बॉल अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इसको हमने स्लाइटली डिस्टर्ब किया, स्लाइटली डिस्टर्ब किया तो मतलब इसको हल्का सा हमने डिस्टर्ब किया इस तरीके से, ये हल्की सी यहाँ पर आ गई। अब इसमें हुआ क्या, इसकी जो ये पोजीशन थी जिस तरीके से थी वही पोजीशन है, ठीक है, जैसे थी ये बॉल वैसे ही है, लेकिन अपनी जगह से दूसरी जगह पे है थोड़ा सा, ठीक है ना। अपनी पोजीशन इसने वही रखी जो कि इसकी पहले थी, पोजीशन इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पोजीशन हो गई इसकी अभी भी यही है, मैं कह रहा हूँ कि जो इसकी शेप है जो भी है, ठीक है, ये उसी तरीके से ही है जैसे पहले थी, ठीक है। तो ये होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि अपनी जगह से दूसरी जगह है लेकिन बिल्कुल सेम वही पोजीशन रखी इसने जो कि पहले थी। तो इसका मतलब क्या है, इस बॉल के अगर हम एग्जांपल लें कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में और इसको हमने स्लाइटली डिस्टर्ब किया, तो ये अपनी जगह तो इसने चेंज की लेकिन ये वही पोजीशन है, जो पोजीशन मतलब मेरा यहाँ कहने का मतलब है जो भी इसका शेप है, साइज है, उसी में ही है यहाँ पर, समझ रहे हो। देखने में ऐसे लग रहा है कि हाँ वही पोजीशन है इसकी, तो जैसे था वैसे ही है। क्योंकि अगर आप देख लो कोई चीज़ यहाँ पर रखो, ठीक है, मतलब यहाँ पर रख दिया आपने कोई चीज़, मान लो छोटी सी कोई चीज़ की मान लो बात, आप यहाँ पर रखी आपने, ठीक है, थोड़ी देर में आए आप, ठीक है, यहाँ से हटा के हमने क्या किया, उसको यहाँ रख दिया, आपको कुछ महसूस तो नहीं होगा फ़र्क, समझ रहे हो, वही पोजीशन लगेगी आपको कि जैसे पहले पड़ा था वैसे ही पड़ा हुआ है अभी भी। लेकिन अगर सोचो ना ये चीज़ है ऐसे, ठीक है, और ये बाद में ऐसे मिले आपको, तो आप समझ जाओगे कि ये तो चेंज है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का यही मतलब है कि इफ़ अ बॉडी टेक्स अ न्यू पोजीशन सिमिलर टू द प्रीवियस, न्यू पोजीशन ली लेकिन सिमिलर टू द प्रीवियस, जैसी पहले थी वैसी ही है, ठीक है, पोजीशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब, उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम था ना, इसमें तो क्या था, वो उसी जगह है, जैसे हमने ये कहा था उसी जगह पे है, और इसको डिस्टर्ब किया तो ये वहीं पर ही आ गई जो है इसकी जगह पहले थी, ठीक है। अब न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है स्टेबल के साथ, कि है ये वैसी ही जैसे थी पहले, लेकिन इसे थोड़ी सी अपनी जगह चेंज की है, क्लियर है। इसलिए बोलता है इफ अ बॉडी टेक्स अ न्यू पोजीशन ली इसने सिमिलर टू द प्रीवियस आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब, तो ये क्या होता है, हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। समझ में आई कहानी, ठीक है। बात करते हैं हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जैसे हमारी कंडीशन थी ना इक्विलिब्रियम की, एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या थी हमारी, कि फोर्स जीरो हो जाए सारी, ठीक है। और जब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पर टॉर्क की कहानी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात करेंगे हम कि जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर हम बोलें समेशन ऑफ जो टॉर्क है वो जीरो हो जाए। ये चीज़ आपको पता चली गई होगी, ठीक है। किस तरीके से मैं कह रहा हूँ, देखो जैसे ये जैसे एक आपके पास सीसो है, ठीक है, यहाँ पर ये है, इसके ऊपर ऐसे टिका हुआ है ये, ठीक है जी, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, एक यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर ये फोर्स इधर लगेगी एक, और एक फोर्स इधर लगेगी, क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक टॉर्क इधर लग रही है और एक टॉर्क इस साइड लग रही है, ठीक। अगर हम बात करें इसमें, अगर ये टॉर्क लग रही है इधर, तो आप खुद सोचो, अगर मान लो इसका ये वाला डिस्टेंस L1 मान लो, ये वाला मान लो इसका L2, ठीक है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो τ1 है ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बिकॉज ये ऐसे चलेगा, ठीक है। अगर इधर वाली टॉर्क देखें हम तो ये वाली कैसे चल रही है, जल्दी से बताओ, क्लॉकवाइज। तो τ2 क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लियर है इतनी बात। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ आपको कि जो एंटी क्लॉकवाइज है इसकी आप जो साइन लोगे वो लेना आप पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज है उसके नेगेटिव ले लेना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो समेशन में क्या होगा यहाँ पर देखो कि जब हम बात कर रहे हैं कि τ1 प्लस में τ2 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से भी आपको क्लियर हो ही रहा है τ1, और ये τ2 जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये क्लॉकवाइज वाला है ना, ये τ1 एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव लिया है, और ये क्लॉकवाइज वाला क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो ये माइनस में τ2 क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। है यहाँ समेशन ही, बिकॉज ये माइनस में आपने ले लिया, लेकिन यहाँ है प्लस इस तरीके से, तो ये समेशन ऑफ τ क्या है, होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्लियर है। और ये कहानी आपको पता भी है कि यहाँ से आप एक्चुअली हम यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, अभी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो ये भी आपने किया हुआ है या नहीं किया हुआ, बताओ। देखो कैसे,
ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज़ क्लियर कर सकते हो जो ये बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। तो आपको जो है टॉर्क का रिलेशन पता है कहाँ से, जब हमने रिलेशन किए थे टॉर्क का विद द एंगुलर मोमेंटम, वो क्या था हमारा कि टाउ इज इक्वल टू में क्या होता है, अगर हम देखें इससे ही सेकंड लॉ से, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, यहाँ पर कौन सा होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, ये एल से लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो डी एल बाई डी टी। और टॉर्क क्या है हमारी यहाँ पर, ये एक्सटर्नल वाली क्या है, जीरो है, तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू में जीरो। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो है, यानी कि चेंज क्या है, जीरो है अगर, तो यानी कि वो टर्म क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज हो ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा, एल क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। यही बात हमने यहाँ पर करी थी, तो ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बात कर ली क्या है हमारा, ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको कराया हुआ है, जब हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था तब हमने ये बात की थी, ठीक है। तो एल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखो आपको पता है टॉर्क का रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ वो क्या होता है, देखो अगर यहाँ से भी हम देखें एफ इजिकल टू में एम में होता है, ठीक है। तो ऐसे ही एफ की जगह टाउ आ गया रोटेशन में, एम की जगह आपको पता है क्या आता है, आई आता है, और ये लीनियर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर क्या आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या होता है अल्फा होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम ये देखें एक्सटर्नल टॉर्क वाली ये कहानी क्या है, जीरो है और ये है आई अल्फा। तो यहाँ आपको पता है आई तो क्या ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन अल्फा ज़ीरो हो सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। देखो आई ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज आई के बारे में आपको पता है, आई क्या होता है हमारा एम आर स्क्वेयर, यही होता है। तो यहाँ पर मास भी ज़ीरो नहीं है, अगर हम इसकी कहानी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मास भी ज़ीरो नहीं है, और जो इनका डिस्टेंस है ये वाला आर एल वन वाला, अगर ये वाला हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ऑब्वियस बात है आर भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म तो ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ अगर यहाँ आई ज़ीरो नहीं है तो यानी कि अल्फा ज़ीरो है। सो इन दिस एंगुलर एक्सेलरेशन ये क्या होगा, ज़ीरो होगा, इज़ ज़ीरो। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा और एंड एंगुलर मोमेंटम एल बी कांस्टेंट। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आई कहानी, ठीक है। अब इसमें बात हम करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम की। पार्शियल इक्विलिब्रियम की कहानी क्या है, देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या कहता है कि समटाइम्स अ बॉडी मे बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम, दैट इज इट मे बी इन ट्रांसलेशनल एंड नॉट इन रोटेशनल। मतलब क्या हो सकता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो बॉडी लेकिन रोटेशनल में ना हो, या फिर इसका उल्टा हो। उल्टा क्या हो सकता है कि रोटेशनल में हो ट्रांसलेशनल में ना हो। समझ रहे, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, जो चीज़ लिखी हुई है ना उसका उल्टा कर दो। यहाँ जैसे लिखा है मे बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड नॉट इन रोटेशनल, तो उसका उल्टा क्या होगा, इट मे बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। देखो इसको समझते हैं बात को, देखो जैसे मान लो ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया ये यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये फोर्स लग रही है इस पर F, और इधर से भी ये फोर्स लग रही है, मान लो ये F है, ठीक है, F1 F2 है, ये बराबर है, हमने ये मान लिया यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात, ठीक, समझ रहे हो ना ये चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं इसमें कि अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गई, और यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, A है, और ये वाला भी क्या है, A है, बिकॉज सेंटर से ही है ये दूर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचो, जब हम अगर फोर्सेस की बात करते हैं ट्रांसलेशनल वाली, ठीक है, फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस क्या है, नीचे हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन सेम है। अगर देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो ये हो जाती, अगर ये है हमारा, ठीक है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, फिर मैं ले लेता इसको कि एक F प्लस की या एक F माइनस की, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन की, ठीक है। अब ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो अगर हम यहाँ पर कंडीशन देखें तो ये F प्लस में F हो रहा है, ठीक है ना, दोनों के लिए, एंड दिस इज इक्वल टू 2F, यानी कि जो F है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी कि ये क्या है, नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर हम ये वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं इसकी, ये वाली, लेकिन ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। कैसे है देखो जरा, आपको पता है यहाँ पर ये जो है आपके पास इस अगर ये फोर्स इधर लग रही है तो ये है इसका रोटेशन, और इधर से फोर्स अगर ये इधर लग रही है तो ये है रोटेशन। तो ये मान लो ये टाउ 1 है और ये वाला क्या है, टाउ 2 है। अब देखो आप खुद सोचो, जो टाउ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, F इंटू में R। तो यहाँ पर ये F जो है वही यहाँ पर है, जो ये डिस्टेंस A है, मतलब जो R हमने लिया यहाँ पर A, वो जो यहाँ है वही यहाँ पर है। तो यानी कि टाउ 1 में भी सेम बन रहा है और टाउ 2 में भी क्या बन रहा है, सेम ही बन रहा है हमारा ये। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, फॉर्मूला तो पता है ना ये टॉर्क का। तो यहाँ पर ये टाउ 1 टाउ 2 इक्वल है, लेकिन अब यहाँ पर बात समझना, ये कैसी है डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना ये चीज़ ऐसे बन रही है, तो आप कोई चीज़ ऐसे घुमाओगे जब, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये ऐसे है
ये वाली चीज़ कैसे आ रही है, ऐसे, तो दैट इज़ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने आपको बताया था एंटी में, एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज में क्या होते हैं साइन। एंटी क्लॉकवाइज में मैंने बोला था आपने पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज में आपने नेगेटिव लेना है, ठीक है। कई जगह ये उल्टा भी लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मर्जी ले सकते हो, लेकिन ये बेस्ट है इसी तरीके से लो, एंटी क्लॉकवाइज प्लस और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो देखो, तो यहाँ पर हमारे पास जब हम बात करेंगे टाउ 1 प्लस में टाउ 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ 0 है, ये कैसे है, देखो मैंने कहा अभी आपको टाउ 1 इक्वल टू टाउ 2 है, ठीक है, दैट इज़ अ टाउ। तो ये हो गया हमारा टाउ, ठीक है। ये टाउ 1 है हमारा प्लस का, ठीक है जी। ये देखो मैं अभी ऐसे करता हूँ, ये प्लस का है और ये टाउ 2 क्या है, माइनस का है। और टाउ की वैल्यू यहाँ टाउ 1 टाउ 2 की वैल्यू क्या है, टाउ ही है। तो ये टाउ हो गया, ये माइनस का टाउ आ गया, ये 0। तो यहाँ समेशन ऑफ टाउ क्या हो रहा है जी, 0 हो रहा है। तो यानी कि ये क्या है, इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। समझ रहे हो ये चीज़। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम आपको समझ में आया कि कोई चीज़ क्या हो सकती है, रोटेशनल में हो सकती है, ट्रांसलेशनल में ना हो। अब इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। देखो जैसे ये वाला डायग्राम बनाया था हमने, अगर यहाँ की हम बात करें इसमें, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो इस वाले की कंडीशन अगर हम देखें, ये F, ये इधर क्या है पॉजिटिव और ये इधर क्या है नेगेटिव मान लें अगर हम इसको, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये F और ये माइनस, क्योंकि ये दोनों सेम थे तो F प्लस F किया था, दोनों अपोजिट हैं तो एक को F ले लिया दूसरे को माइनस F ले लिया इक्वल टू 0। बिकॉज अगर ये F1 होता ये F2 होता तो मैं कैसे लिखता, F1 प्लस में F2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है हमारा F1 भी F है और दूसरा F2 क्या है हमारा F ही है, लेकिन माइनस में लेते हैं हम, माइनस का F, तो F माइनस F इक्वल टू 0 ऐसे आता। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो ये तो क्या है जी हमारा ट्रांसलेशनल में आ गया, ट्रांसलेशनल वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है यहाँ से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को या नहीं। और अगर हम इसमें बात करें अब रोटेशनल की, तो देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है इसमें, देखो यहाँ से ये इस तरीके से मूव करेगा और यहाँ से ये इस तरीके से मूव करेगा। अगर आप ये वाली डायरेक्शन आप देखो इसकी, ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम देखें एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी भी अगर देखें हम यहाँ पर, ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर यहाँ पर दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हैं और टाउ तो बराबर ही है इसमें भी, ठीक है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस सेम है और F भी सेम ही है इसका, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू FA होती है, तो ये तो सेम ही है टाउ 1 टाउ 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर वाले में तो डायरेक्शन चेंज हो रही थी तो माइनस टाउ 2 किया था, इसमें चेंज नहीं है। तो टाउ 1 प्लस में टाउ 2 इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पर देखो ये भी टाउ के इक्वल आ गया और ये भी टाउ के इक्वल आ गया, तो 2 टाउ आ रहा है यहाँ पर। तो ये तो हुआ ही नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ तो टाउ क्या हुआ, 0 के इक्वल हुआ ही नहीं। समेशन ऑफ टाउ यहाँ क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट इन रोटेशनल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नॉट इन रोटेशनल। देखो ये समझाने के लिए है सिर्फ, कहीं देखो कि यार ये कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। सिंपल ये समझाने का था आपको कि ये पार्शियल इक्विलिब्रियम होता क्या है, समझ रहे हो। मेनली आपको यही चीज़ करनी थी इसमें कि इक्विलिब्रियम है रिजिड बॉडीज़ का, क्या होता है वो, कि जब लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो इक्विलिब्रियम होता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई हमने और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी बता दी कंडीशन, क्लियर। क्योंकि दोनों कंडीशन किसकी हैं, इक्विलिब्रियम की हैं। तो ट्रांसलेशनल में क्या है, रोटेशनल में क्या है, ये सब आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी कि V इसमें 0 और कांस्टेंट की कहानी थी, तो वो स्टैटिक और डायनेमिक में आ गई कहानी। फिर स्टैटिक भी 3 पार्ट में था, ठीक है। फिर बाद में हमने यहाँ पर जब रोटेशनल वाली कहानी बताई, उसके बाद आपको पार्शियल इक्विलिब्रियम की कहानी बताई कि जरूरी नहीं है कि दोनों चीज़ों में ही हो इक्विलिब्रियम, कि ट्रांसलेशनल भी हो और रोटेशनल भी हो, ठीक है। हो सकता है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ना हो, और हो सकता है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल ना हो। तो इसका मतलब क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहानी बताई है। कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडीज, कर लोगे। ओके, थैंक यू।